Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashutosh Agarwal and I welcome you all after such a long time in my CFA Level 1 summary video series. Thank you for all the love and support that you have shown in my videos. इतने सारे comments, इतने सारे likes and I'm really thankful and I'm really sorry I was not able to continue the CFA Level 1 this video series due to some of my personal commitments. But yes, we are back now and अब videos आती रहेंगी एंड जितनी से रिक्वेस्ट थी बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एफएसए से स्टार्ट करो इक्विटी के बाद एफएसए से स्टार्ट करो सो यस वी आर बैक एंड स्टार्टिंग विद द एफएसए सो हाउ वाज योर स्टडीज गोइंग अब एक जरा सा पुश करने के लिए और अच्छी मोटिवेशन के लिए हम आ गए हैं वापस नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एफएसए सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रीडिंग नंबर 1 ऑफ एफएसए और रीडिंग नंबर 27 दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ओके सो इस स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस रीडिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार फटाफट से सोच लेते हैं कहीं ना कहीं बात हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है ओके क्यों एनालाइज करना है क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे एनालाइज करना है क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को रेफर करना है एनालाइज करते हुए वो सब कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अगर ऑडिटर ने ऑडिट की हुई है तो ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करनी है वो भी चेक करनी पड़ेगी एक बार बिल्कुल सही बात है उसके बाद उसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम बाहर से अदर सोर्सेज से डॉक्यूमेंट्स तो पिक कर सकते हैं इट्स नॉट नेसेसरी जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किया उनको ही रेफर किया जाए बाहर के कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको भी रेफर कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है जी उसके बाद और क्या करना है एनालाइज करना है वापस से एनालाइज करके अपनी एक जजमेंट क्रिएट करनी है एक इंटरप्रिटेशन करना है उस एनालिसिस को बार बार फॉलो करना है टाइम टू टाइम जब भी जैसे जैसे चेंजेस होते रहेंगे तो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइम पे आपको यूएस स्टैंडर्ड्स यूएस गैप और आईएफआरएस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी हम बात करेंगे ठीक है ये सब चीजें हमें इस रीडिंग के अंदर देखनी है इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग बट येस इट्स वन ऑफ द रीडिंग जो आपको पता होनी चाहिए इट्स नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट बट हाँ हम कर लेंगे एंड इट विल टेक मोर नॉट मोर देन 20 to 25 मिनट्स इस रीडिंग को रैप अप करने में आपके पास जो भी बुक है कैपलन है दूसरी बुक्स कोई और भी अगर आपकी रेफर कर रखी है तो आप उनको एक बार ओपन कर लीजिए एक बार इसको फटाफट से वाइप ऑफ करते हैं ठीक है जी चलो जी स्टार्ट करते हैं लेट्स डाइव इनटू दिस विदाउट एनी फर्दर डिले बहुत डिले ऑलरेडी हो चुका है अब कोई और डिले नहीं करना वीडियोस आती रहेंगी जस्ट स्टे ट्यून ऑन माय चैनल हम वीडियोस अब बनाते रहने वाले हैं ठीक है आप बस अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे थे और जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो भैया नाउ चलो without any further delay let's get started now we are talking about reading number 27 that is introduction to financial statement analysis financial statement analysis करने के लिए सबसे पहले आपको 6 स्टेप प्रोसेस देखना पड़ता है कि भैया मुझे एनालिसिस करना क्यों है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बिना किसी ऑब्जेक्टिव के काम करोगे तो कोई बेकार है बिना मोटिवेशन के काम करोगे तो वर्थ इट नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कंटेक्स्ट क्या है आप क्यों करना चाह रहे हो वो आपको पता होना चाहिए आपका पर्पस क्या है स्कोप क्या है आपकी डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क उसी चीजों पर डिपेंड करेगी तो भैया हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सो व्हाट आई एम सेइंग इज आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कंटेक्स्ट क्या है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए तभी एक सिस्टमेटिक अप्रोच में लेके जा सकूंगा अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मुझे यही नहीं पता कि मुझे किस तरीके से क्यों करना है मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो इट इज वर्थलेस ना उसके बाद अगर मुझे ऑब्जेक्टिव पता चल गया मुझे कंटेक्ट पता चल गया नाउ आई विल गैदर द डेटा मैं गैदर करूंगा डेटा उसी हिसाब से चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हो चाहे मैं बाहर के डॉक्यूमेंट जो हम आगे देखने वाले हैं उनके बेसिस हम सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन को रेफर कर सकते हैं देन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस डेटा अब आप क्या करोगे डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे एडजस्टमेंट्स करोगे कंपेरेबिलिटी और एनालिसिस के लिए ठीक है अब आप डेटा अब होता क्या है एक जस्ट एन ओवरव्यू आपको पता ही होगा ऑलरेडी क्योंकि रिवीजन है इसमें हम फटाफट भागने वाले हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि आप धीरे धीरे पढ़ाने वालों में नहीं इट्स रिवीजन थिंग इट्स नॉट द क्लासेस ओके तो आपको पता होना चाहिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी पता होनी चाहिए बहुत अच्छे बोलते हैं कि आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो तेज नहीं है भैया रिवीजन क्लासेस है ठीक है तो आपको ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सब पता होगा आई एम जस्ट ब्रशिंग द थिंग्स अप ओके नाउ ओके तो प्रोसेस करेंगे डेटा डेटा को प्रोसेस करने के लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी भी पड़ सकती हैं कंपैरेबिलिटी के लिए और एनालिसिस एनालिसिस के लिए क्यों क्योंकि हो सकता है कि ये कंपनी जो कंपनी ए की आप बात कर रहे हो वो हो सकता है आईएफआरएस रेफर करती हो और जो कंपनी बी है आपकी वो हो सकता है वो यूएस गैप देखती हो वो यूएस गैप के बेसिस पे काम करती हो तो यूएस गैप के अपनी एडजस्टमेंट्स होंगी अपने तरीके होंगे किसी चीज को करने के लिए और आईएफआरएस के अपने तरीके होते हैं किसी चीज को करने के लिए तो अगर आपको दो कंपनी को एनालाइज करना है दोनों कंपनी को और सेम इंडस्ट्री से कंपनी ए और कंपनी ई फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर की हैं तो कंपनी ए ने आईएफआरएस फॉलो कर रखा है बीइंग द इंटरनेशनल यूरोपियन कंपनी एंड कंपनी बी जो यूएस की कंपनी है
उसने एफएमसीजी सेक्टर में यूएस गैप अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री में हम बात करते हैं, इन्वेंट्री जो आईएफआरएस है वो बोलता है कि आप लीफो अलाउ नहीं कर सकते, और ये तीनों मेथड्स अलाउ करता है। तो मैं बोलूंगा कि मुझे अगर कंपेयर करना है, आपस में कोई एनालिसिस करना है, तो मुझे डेटा के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, मुझे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब आपका डेटा हो गया क्लीन, कंपेरेबल है, सेम लाइन पे हो आप, सेम पेज पे हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे, एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, इंटरप्रेट करना स्टार्ट करोगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे भैया, आप रेशियोज लगाओ, डिफरेंट एनालिटिकल्स लगाओ, ग्राफ प्रिपेयर करो, सब चीजें जो आप कर सकते हो वो करो। एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स आप करोगे, एंड अपने जो कंक्लूजन है आप उनको ड्रॉ आउट करोगे, अपनी रिपोर्ट बनाओगे, बेसिकली रिकमेंडेशन रिपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट करोगे अपनी फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस को, और अपने एनालिसिस को अपडेट करते रहोगे, टाइम टू टाइम मॉनिटर रिवाइज करते रहोगे जैसे जैसे आपको न्यू डेटा मिलता है। सो दिस इज अ डेटा, दिस इज बेसिकली 6 स्टेप प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कि जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करूंगा, सो दीज आर द थिंग्स जो मैं रखने वाला हूँ। अब एक बार थोड़ा सा और एनालिसिस में एक बार देख लेते हैं कि मैं फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोला था अभी, कि आप डिफाइन करोगे एनालिटिकल पर्पस, आपका पर्पस क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो मुझे पता होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं डिटरमाइन करूंगा मेरे क्वेश्चंस क्या है, मुझे प्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में करनी है, और मेरे रिसोर्स क्या है, टाइमलाइन क्या रहेंगी, वो सब मुझे पता होना चाहिए। देन हम उसके बाद बात करते हैं कि मैं डेटा को गैदर करूंगा। डेटा गैदर कैसे करने वाले, आप कलेक्ट करोगे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं करूं, चाहे वो इंडस्ट्री के किसी डेटा से करूं, या मैनेजमेंट के इंटरव्यू से, साइट की वेबसाइट से, जो अर्निंग्स कॉल होती हैं आपकी, वहां से कर सकते हो, जो डिफरेंट जैसे ब्लूमबर्ग हो गई, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। नाउ हम बात करने वाले हैं डेटा को प्रोसेस करने की। डेटा प्रोसेस कैसे करना है, मैंने बोला एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। रेशियोज कंप्यूट करो, रेशियोज कंप्यूट करने के बाद, एग्जिबिट देखने के बाद, ग्राफ प्रिपेयर करने के बाद, आप इनिशियल क्वेश्चन देखोगे, रिकमेंडेशन अपनी बनाओगे, उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बना लोगे। यू आर डन, यू आर सॉर्टेड, रेशियो कर लिया आपने, एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, देन यू विल जस्ट प्रिपेयर एंड ड्राफ्ट अ रिपोर्ट, और उसको रिव्यू करते रहोगे टाइम टू टाइम। सो दिस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो मैं बात कर रहा हूँ, तो अब हम ये बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, सो अब मैं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द थिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ सेपरेट थिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है कि भैया कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स को कहीं ना कहीं, अपनी परफॉर्मेंस को स्टेक होल्डर्स को, अगर स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना है कि हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना सेल्स किया, कितनी परचेज की, कितना रेवेन्यू जनरेशन किया, एवरीथिंग, कितनी हमारी नेटवर्थ है, वो सब आपको, अगर आपको अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है, तो उसके लिए क्या देखने वाले हो, उसके लिए हम देखने वाले हैं, उसके लिए कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अब आप एनालाइज कर रहे हो, अब अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, क्या एनालाइज कर रहे हो, इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। अब मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कंपनी में रिकमेंडेशन मेरी क्या देने वाला हूँ, क्या मैं बाय रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, क्या मैं सेल रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, क्या मैं बोलने वाला हूँ कि भैया होल्ड करके रखो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं ये रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, क्या मैं बोलने वाला हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना अलाउड है, क्या इन्वेस्ट आप कर सकते हो, या मैं मना करने वाला हूँ। ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए हम बोलते हैं कि भैया मुझे तो एनालाइज करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम बाय की बात करते हैं, बाय सेल होल्ड करनी, सिक्योरिटीज नहीं करनी है। लेंडिंग और जब ट्रेड क्रेडिट, एज अ क्रेडिटर अगर मैं कंपनी किसी सप्लाई करने वाला हूँ, एज अ कंपनी, एज अ क्रेडिट आई एम गोइंग टू सप्लाई सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो मुझे होल्डिंग पीरियड भी होता है, एक बिलिंग पीरियड होता है कि भैया 45 डेज की साइकिल है, उसके बाद मुझे पैसा मिलने वाला है। तो क्या कंपनी इतनी कैपेबल है कि उसकी इतनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इतनी है कि वो मेरे को पैसा दे पाएगी, वो सब चीजें मेरे को एक बार देखनी तो पड़ेंगी। उसका क्रेडिट रेटिंग असाइनमेंट हमें मिल सकते हैं, एज एन एनालिस्ट हमें मिल सकते हैं। रिस्क असेसमेंट मुझे करना है, फोरकास्टिंग करनी है, तो इसके लिए तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लगेगा ही लगेगा। की फोकस एरिया क्या होता है कि भैया कंपनी की जनरेशन, प्रॉफिट जनरेटिंग पावर कैसी है, क्या प्रॉफिट जनरेट होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, कैश फ्लो सस्टेनेबिलिटी कैसी है, मैनेज कैसे कर रही है रिस्क कंपनी अपने, और कॉम्पिटेटिव पोजीशन कैसी है, कंपनी प्रोसेस जो एज अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, एज अ कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, क्या कंपनी अपने रिस्क को मैनेज कर पा रही है, अगर कर पा रही है तो क्या वो इतनी कैपेबल है कि वो कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएगी। इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है, हर दिन कोई ना कोई न्यू चीज आ रही है, तो क्या कंपनी इतनी कैपेबल है इन सब चीजों को करने के लिए, वो सब चीजें भी मेरे को देखनी पड़ती हैं। तो क्या कंपनी मेंटेन कर पाएगी अपनी कॉम्पिटेटिव पोजीशन, मैनेज कर पाएगी रिस्क, जनरेट कर रही है क्या इनफ कैश फ्लोज टू मीट आउट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, और सस्टेनेबल है कि नहीं है, एंड क्या कंपनी इतनी कैपेबल है कि अपने प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी फ्यूचर में, वो सब भी मुझे देखना है। तो ये मेरे की कुछ फोकस एरियाज होते हैं। नाउ अब हमने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप एनालाइज कर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो उसके लिए हम क्या देखने वाले हैं, उसके लिए हम
प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं, बैलेंस शीट देखने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो इंडिया में चलता है, सोकी जिसे बोलते हैं वो देखने वाले हो। उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट्स भी देखने वाले हो, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने वाले हो, अर्निंग कॉल बाहर सबके डॉक्यूमेंट्स आप देखने वाले हो। तो भैया लेकिन एक बात ये प्रॉब्लम थी कि एक कंपनी ए है, अगर ये स्टैंडर्ड्स ना बनाए जाएं, एक सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सबको सेम पेज पे लाने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वरना तो हर कोई कंपनी अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और सबका कंपैरिजन करना दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। हर कंपनी बोलेगी मैं कैश एक्रूवल फॉलो कर रही हूँ, कोई कंपनी बोलेगी मैं एक्रूअल बेसिस पे कर रही हूँ, कोई कैश अकाउंटिंग कर रहा है, कोई लीफो कर रहा है, कोई फीफो कर रहा है, कोई वेटेड एवरेज कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है, कुछ ना कुछ नए तरीके बना के बैठे रहेंगे और हर कंपनी अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी। बट कंसिडरिंग अ वर्ल्ड वाइड हम अब एक लिबरलाइज्ड कंट्री है अपने आप में, ये सब चीजों को देखने के लिए, सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब इन्होंने एक क्या सेटअप किया है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क सेट किया है। इन्होंने बोला कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स बनाने हैं ताकि कंपैरिजन ईजी रहे, ताकि समझ पाए कि कंपनी की क्या वैल्यू है क्या नहीं है, वरना तो पता ही नहीं चलने वाला था। सो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, हमारे पास एफएएसबी हो गई हमारे पास यूएस के हिसाब से, यूएस के लिए, और आईएएसबी इंटरनेशनल सेटअप करती है। तो एफएएसबी ने क्या निकाला है, एफएएसबी ने हमारे पास क्या निकाला है, एफएएसबी ने हमारा यूएस गैप निकाला है और आईएएसबी ने आईएफआरएस इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी अब जैसे अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर सेबी है जो देखती है कि कंपनी ने जो भी स्टैंडर्ड सेटअप किए गए हैं क्या वो ठीक ठाक है कि नहीं है, वो सब चीजें देखते हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो यूएस की है वो एसईसी हो गई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन हो गया, यूके का एफसीए, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो लीस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद ये कंप्लायंस चेक करती है कि भैया क्या कंप्लायंस आपने सेट किया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, तो स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटीज अलग हो गई, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अब वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। और एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन अलग अलग कंट्रीज में सब कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमने आईओस्को को बनाया। आईओस्को क्या मेन देखता है, आईओस्को देखता है कि भैया इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, जो मार्केट है हमारे वो फेयर होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। उसके बाद सिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस करना है। अब हम आते हैं सर्बन ऑक्सले एक्ट के ऊपर। सर्बन ऑक्सले एक्ट क्या बोलता है? सर्बन ऑक्सले एक्ट आपका जो मेन एनरॉन स्कैम हुआ था यूएस के अंदर, जो एनरॉन स्कैम हुआ था, अगर आपको नहीं पता एनरॉन स्कैम के बाद तो एक बार सर्च करना, और कोई डाउट है तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। एनरॉन स्कैम के बाद यूएस के अंदर सर्बन ऑक्सले एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली इसके अंदर इन्होंने कुछ बोला है, यूएस ने क्या बोला, इन्होंने एक इसकी चीजें तो बहुत सारी हैं बट यहाँ पे थोड़ी जो कोर्स में थी बस वही डाली मैंने मेनली। या तो सर्बन ऑक्सले एक्ट की हम बात करें, सर्बन ऑक्सले एक्ट के अंदर कुछ चीजें बोली गई हैं कि ये चीजें आप बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि फ्रॉड होने से बचाया जा सके। कहीं ना कहीं लायबल ठहराया गया है लोगों को कि आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी, आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल एज एन ऑडिटर, मैं खाली अगर ऑडिटर हूँ, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, मैं खाली ऑडिट की सर्विस दे सकता हूँ। अब कोई मेरे को बोलते क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बना दो मेरा, एक्चुरियल सर्विसेज भी दे दो, अकाउंट बुक कीपिंग सर्विसेज भी मेरे से मैं दे दूं उनको, ऐसा नहीं होगा। एज एन ऑडिटर मैं उनको खाली ऑडिटिंग की सर्विसेज ही देने वाला हूँ। सो ये प्रोहिबिट करता है इंडिविजुअल्स को कि आप एडिशनल सर्विसेज आप नहीं दे सकते एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। फिर मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन की बात होती है, एज अ सीईओ, एज अ सीएफओ, आपकी जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं वो फेयर होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी एरर होने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट और ऑडिटर को असेस करना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ओवर द ईयर इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली अप्लाई होने चाहिए सिस्टम के अंदर, ताकि सब कुछ चीजें सही हो, स्कैम होने की संभावना बिल्कुल लो हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये होती है, और ऑडिटर की जिम्मेदारी ये होती है कि आप इंटरनल कंट्रोल जब आप ऑडिट कर रहे हो तो ये चेक असेस करोगे कि क्या इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस है या नहीं है, क्या इंटरनल कंट्रोल इतने एफिशिएंट हैं कि कल के दिन अगर कोई फ्रॉड होता है तो क्या उसको रोक लिया जाएगा। तो ये सब जिम्मेदारी इन्होंने सर्बन ऑक्सले एक्ट ने इम्प्लाई कर रखी है कि भैया आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप बोलोगे कि सर मैं तो पी एंड एल अकाउंट को रिव्यू कर लूंगा, मैं खाली कल के दिन बैलेंस शीट को रिव्यू कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। कल के दिन मैं सीएफएस रिव्यू कर लूं या फिर सॉक की रिव्यू कर लूं, मेरा काम बन जाएगा, क्या इतना काफी है? मैंने कहा नहीं, इतना काफी नहीं है। इसके एडिशन आपको फुट नोट्स भी देखने पड़ेंगे। इसके इन एडिशन आपको फुट नोट्स भी देखने पड़ेंगे। फुट नोट्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर आपके अंदर बहुत कुछ गिवन होता है एज मैनेजमेंट के द्वारा, एज एन ऑडिटर के द्वारा। तो हम क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फुट नोट्स हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि और वो सबसे बड़ी बात वो फुल्ली ऑडिटेड होते हैं, जस्ट वी
नोट दिस पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फुट नोट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ऑडिटेड होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो आपके फुट नोट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ऑडिटेड होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए हैं, मेरी क्या अकाउंटिंग एजम्पशन है, क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या मैंने आईएफआरएस अप्लाई किया, क्या मैंने यूएस गैप अप्लाई किया, क्या मेरी एजम्पशंस होगी, वो सब हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मेरी कोई बिजनेस एक्विजिशन या डिस्पोजल होने वाला है कमिंग फ्यूचर में, क्या कोई लीगल एक्शन मेरे ऊपर है, क्या मेरे ऊपर कोई कंटिजेंट एसेट होने वाली है, क्या कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, क्या कोई एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे हम अप्लाई कर रखा है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो पोस्ट बैलेंस शीट का कोई इफेक्ट हुआ है, जिसका पोस्ट बैलेंस शीट इफेक्ट कोई ऐसे होते हैं जो 31st मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कुछ हुई हैं, और कुछ चीजें जो हम बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना रिक्वायरमेंट नहीं था, तो वो हम बैलेंस शीट के फुट नोट्स में देना स्टार्ट कर देते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अगर हमने कोई बैलेंस शीट के बाद पोस्ट बैलेंस शीट आइटम कुछ ऐसी इवेंट्स हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए एज एन स्टेक होल्डर, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो वो आपके, अब देखो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जैसे पोस्ट बैलेंस शीट इफेक्ट आइटम हो गई, लीगल एक्शन या कंटिजेंसी हो गई हमारे पास, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट या चॉइसेस हो गई, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपीयर नहीं हो रही होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बैलेंस शीट पी एंड एल सो की या सीएफएस देख लोगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही होंगी, बट एज एन ओवरऑल अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाले हैं, बाई सेल होल्ड का, या किसी कंपनी को रिकमेंड करने वाले हैं एज एन किसी अपने क्लाइंट को कि यू जस्ट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और यू जस्ट सोल सेल दिस कंपनी, सो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन आपके फुट नोट के बेसिस पे भी डिपेंड करेगा काफी हद तक, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर हमारे पास कंटिजेंट लायबिलिटी हो कि भैया हमारे पास एक लीगल एक्शन, हमारे पास कोई एक केस चल रहा है जिसके अंदर हमारे पास चांसेस हैं कि हम उस चीज को हारने वाले हैं, या फिर कोई केस ऐसा चल रहा था जो मुझे हाईली चांसेस है कि भैया वो हमारा केस हमारे फेवर में आने वाला है। तो ये चीजें ऐसी हैं, जजमेंट क्या ले रखे हैं कंपनी ने, क्या चॉइसेस ले रखी है, ये कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो आपके डिसीजन को बिल्कुल उलट-पुलट कर सकते हैं। आप हो सकता है बाय रिकमेंडेशन करने वाले, और कुछ फुट नोट्स देख के कुछ चीज़ें जो इन्होंने मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज़ कर रखी हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है आप सेल रिकमेंडेशन पे जा सकते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है, एंड दीज़ आर द ऑडिटेड थिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग भी करती हैं कंपनियाँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग भी करती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नॉर्मल अगर एज़ एन भैया अब आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, यू आर ऑन दिस वे, ओके, चाहे लेवल 1 है, अब लेवल 2, लेवल 3 आप ऑलरेडी अब बन रहे हैं, ठीक है, यू आर ऑन दिस वे। सो आई वुड रिकमेंड कि इंडियन कंपनी कोई भी, जितने भी, जैसे यूनिलीवर हो गई, आईटीसी हो गई, कोई भी कंपनी आप उठा लो और उनके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इशू करती हैं कंपनियां, उनको उठा के एक बार देख लो कि कंपनी बनता क्या। पढ़ने को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, बट कहने के बाद देखो तो कि पेजेस कितने सारे पेजेस है, उसमें क्या क्या है, क्या क्या टैब्स है, क्या इंडेक्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिखती कैसी है, पीएनएल कैसे दिखता है, नोट्स कैसे दिखते हैं, नोट्स के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर है, मैनेजमेंट ने कोई अपने कमेंट्स दे रखे हैं क्या, वो सब देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आनी स्टार्ट होंगी। वो खुद से आएगा, वो मैं बैठ के नहीं करा सकता एकदम अभी रिवीजन वीडियोस में। दैट इज समथिंग जो आप अपने खुद से मेहनत कर सकते हो साइड में जब भी कुछ टाइम मिले तो। जब हम बात करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग की, सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कब हो सकती है, मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, कंपनी ए, वो डिफरेंट सेक्टर्स में डील करती है। आपकी एक कंपनी ए है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डील करती है, वो सेगमेंट वाइज रिपोर्ट करना चाह रही है अपने आप को, तो बिल्कुल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे रिपोर्ट कर सकती है और कब एक सेगमेंट को रिपोर्ट किया जाता है एज अ सेपरेट आइडेंटिकल, अपनी एक सेगमेंट कैसे रिपोर्ट है, उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि आपका जो कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं, जो टोटल इनकम आपकी हो रही है, उसका एटलीस्ट 10%, उसका एटलीस्ट 10% उस सेगमेंट से आ रहा हो, तो वो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम इसको सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर एक अलग से सेगमेंट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। भाई फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, अलग-अलग सेक्टर्स में अगर घुसी हुई है, तो अगर एक कंपनी है जिसकी एक सेगमेंट है, जिसका एटलीस्ट 10% तो कंपनी के रेवेन्यू से मतलब वहाँ से आ रहा है, या टोटल कंपनी के एसेट एटलीस्ट 10% वहाँ के एलोकेटेड है, या इनकम वहाँ से आ रही है एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल इनकम से, तो भैया फिर आपकी एक प्रॉपर अलग से सेगमेंट है। सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर ये अलग से सेगमेंट रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और सब एक मेन कंडीशन ये होती है कि जितनी सेगमेंट आप अलग से रिपोर्ट कर रहे हो, जितनी सेगमेंट आप टोटल अलग से रिपोर्ट कर रहे हो, इसमें 75%, मिनिमम 75% आपका एक्सटर्नल सेल होना ही होना चाहिए। एक्सटर्नल सेल होना ही होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब यहाँ से जितना रिवेन्यू आया है, हर सेगमेंट से जितना रिवेन्यू आ रहा था आपके पास, वो रेवेन्यू एटलीस्ट 75% ऑफ द एक्सटर्नल सेल को रिप्रेजेंट करना ही करना चाहिए, तभी वो काम बनेगा। सो मिनिमम 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल सारी सेगमेंट का बनना चाहिए, और एटलीस्ट 10% कंपनी के रेवेन्यू का, इनकम का, या एसेट का, और की बात हो रही है, और नॉट एंड, और एसेट, रेवेन्यू या इनकम का एटलीस्ट 10% उस सेगमेंट से आ रहा हो तो सेगमेंट रिपोर्टिंग कर देंगे, और टोटल सेगमेंट जितने आप अलग अलग दिखा रहे हो उसका एटलीस्ट 75% टोटल एक्सटर्नल सेल के इक्वल होना चाहिए कम से कम। आप ज्योग्राफिकल वाइज भी इनको जा सकते हो, सेगमेंट को ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी जा सकते हो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलग अलग, यूएस गैप अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की बात करता है, आईएफआरएस अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था फुट नोट्स को देखना स्टार्ट करो, फुट नोट्स कंपनी के देखने पड़ेंगे।
कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली देखने पड़ेंगे। इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द बैलेंस शीट, पी&एल, सीएफएस, सोकी और द फुटनोट्स। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। कुछ ना कुछ कमेंट्री होंगी, मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स दिए होंगे, कुछ ना कुछ डिस्कशन वहाँ पे किया होगा, एनालिसिस की बात की होगी। सो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री या मैनेजमेंट के डिस्कशंस और एनालिसिस की बात कर रहे हैं। दीज आर नॉट ऑलवेज ऑडिटेड, 100% ये पूरे के पूरे ऑडिटेड नहीं होंगे। हो सकता है कुछ पार्ट ऑडिटेड हो, कुछ पार्ट ऑडिटेड ना हो, तो मे बी अनऑडिटेड। यू जस्ट नीड टू बी कीप दिस इन माइंड। मैनेजमेंट कमेंट्री आपकी अनऑडिटेड हो सकती है, बट फुटनोट्स तो ऑडिटेड ऑडिटेड होंगे ही होंगे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, आईएफआरएस अपनी रिकमेंडेशन बोलता है, यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन बोल रखी है। बट मेनली होता क्या है मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, किस बिजनेस में डील कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पास्ट परफॉर्मेंस में क्या एनालिसिस था उनका, पास्ट परफॉर्मेंस के लेके क्या कमेंट्स थे, उनकी परफॉर्मेंस में इस बार उन्होंने क्या मेजर यूज किया है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या रिस्क है और क्या की रिलेशनशिप्स है जो उनको लग रहा है कि भैया दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, की हमारे जो वेंडर्स हैं या की जो हमारा मार्केट है वो ये है। तो की रिलेशनशिप्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है और की मतलब रिस्क अगर उनको कुछ लग रहा है तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या कैपिटल रिसोर्सेज हैं, क्या लिक्विडिटी, क्या चीजें लिक्विडिटी को इफेक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है, प्राइसेस का क्या इफेक्ट है, और बैलेंस शीट का कोई ऑब्लिगेशन मुझे दिख रही है, कोई कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी दिख रही है, तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, अगर उन्होंने कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट अगर लिया है तो उसके ऊपर कोई कम है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेंडिचर्स है या कोई डिसइन्वेस्टमेंट या कुछ होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट अपने कमेंट्री करता है। सो अब ये अगर आप वीडियो देखने वाले हो आज, तो एक बार मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि एक बार किसी भी कंपनी का, चाहे इंडिया इंडिया स्टेटमेंट में ही देख लो, किसी भी कंपनी का एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, डाउनलोड कर लो, पढ़ो मत, जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट कि क्या है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या ये वहाँ पे है कुछ ना कुछ, एक बार देख लेना। मजा आएगा, सच्ची बोल रहा हूँ, मजा आएगा, एक बार मजा आएगा, बिल्कुल देखना एक बार। ठीक है, मैनेजमेंट कमेंट्री डिस्कस कर ली। अब हम बात करें, देखो अभी तक मैं एक बार वापस से स्टार्ट करता हूँ, अगर आप खो गए हो तो, पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस हो रहा है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया अब तक। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है, और मतलब ये एनालिसिस, तो एनालिसिस करना है, ऑब्जेक्टिव वो सब देख लिया, 6 स्टेप देख लिया। 6 स्टेप देखने के बाद मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए साथ साथ आपको फुट नोट्स भी देखने चाहिए। फुट नोट्स देखने के साथ साथ मैं बोला कि अब स्ट्रीमलाइन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया, आईएफआरएस किए गए और यूएस गैप किए गए। दोनों सेम नहीं है, आईएफआरएस और यूएस गैप के अंदर बहुत सारी चीजें सिमिलर भी हैं, बट कुछ ना कुछ कार्व आउट्स भी हैं जो हम आगे आने वाली रीडिंग्स में देखने वाले हैं। वो सब देखने के बाद मैंने बोला कि सेगमेंट रिपोर्टिंग भी होती है, साथ के साथ आपको मैनेजमेंट कमेंट्री भी देखनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेंट्री के साथ साथ अब आपको एक ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी होती है वहाँ पे, वो भी आपको देखनी चाहिए कि मैनेज ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ठीक थे या नहीं थे। अगर ठीक है तो बहुत बढ़िया क्लीन चिट रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं थे तो ऑडिटर ने अपने कुछ ना कुछ कमेंट्स दिए होंगे, वो भी आपको देखने बनते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तो ठीक है, बट ऑडिटर की रिपोर्ट भी देखनी बनती है। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या होती है, एक होती है अनक्वालिफाइड और एक होती है ये वाली, 3 कैटेगरी। इसको अगर हम बोलना चाहें तो उसका हम बोल सकते हैं अनमॉडिफाइड, जिसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई ऑडिटर के द्वारा, और एक होता है मॉडिफाइड, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस थे जिसके बेसिस मुझे लगा कि भैया कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ही है। कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को बताना बनता है कि भैया कंपनी ने ये कर रखे, मेरे हिसाब से ये बनता था। सो आई एम नॉट लिटिल बिट इंक्लाइन टुवर्ड इट, बट हाँ कंपनी ठीक है। या फिर मैं इतनी हालत में हूँ ही नहीं, मेरे पास एविडेंसेस ही नहीं थे कि मैं कुछ अपना ओपिनियन दे पाऊँ, मैं इतनी बुरी हालत है। कंपनी ने एविडेंसेस तो हैं बट बिल्कुल बेकार एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस एज इन बेकार, एज इन दे आर नॉट इन लाइन। ठीक है, वहां पे गड़बड़ लग रही है मेरे को, चीजें ठीक नहीं है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो भैया क्लीन चिट रिपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हैं। अब तुम सोचो अगर खाली बैलेंस शीट, पी&एल, सीएफएस या उसको देखते हुए काम बन रहा होता तो बेकार ही हो जाता ना फिर तो मामला। आप तो आपने खाली क्या देखा, बैलेंस शीट, पी&एल देखा, रेशियोज कंप्यूट करिए, बता दिया कंपनी की ये एनालिसिस है हमारा, इन्वेस्ट कर दो जी, तो बढ़िया दिख रही है, कर दो इन्वेस्ट। हो सकता है ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ उल्टा लिखा हुआ कि भैया बैलेंस शीट जो पी&एल अकाउंट जो आपका है ये सारे गलत है, सारी पिक्चर ही गलत है, ऑडिटर रिपोर्ट कुछ और बोल रही है, बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट कुछ और बोल रहा है, आप खाली वहीं पे रेस्ट्रिक्टेड थे, बेकार हो जाएगा मामला। तो ओवरऑल सब चीजें देखनी पड़ेंगी, इसलिए वो सब चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। सो ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है, ऑडिट जब अपने ओपिनियन, जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा तो 3-4 तरीके से दे सकता है। वन इज अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बिल्कुल क्लीन शीट रिपोर्ट है भैया, बिल्कुल अच्छे से बनाए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई गलती नहीं है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर जो एक्चुअली कंपनी की है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके वैसे ही निकलेगी, कोई ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ नहीं है। सो स्टेटमेंट्स फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल ओमिशन और एरर से, कोई गड़बड़ नहीं है भैया, बिल्कुल कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके जो पिक्चर बनती है उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लो, हाईली रिलायबल है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रस्ट की जा सकती है। बट कहीं ना कहीं में अब मॉडिफाइड पे आते हैं। मॉडिफाइड के अंदर हम बात करते हैं क्वालिफाइड की, हम बात करते हैं किसकी,
क्वालिफाइड की। क्वालिफाइड हो गया हमारे पास, एडवर्स हो गया और डिस्क्लेमर हो गया। क्वालिफाइड क्या बात करता है? क्वालिफाइड बोलता है कि स्पेसिफिक एग्जम्पशंस हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से कुछ और होना चाहिए था, इन्होंने कुछ और लिया है। सो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इंक्लाइन नहीं है, बट ठीक है। सम क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, बट स्पेसिफिक नोट्स उन्होंने कंपनी ऑडिटर ने दिए होंगे, बट हाँ ठीक है। सब्जेक्ट टू दिस, ऐसा समझ लो कि दिस इज फाइन सब्जेक्ट टू दिस। तो उसे बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन पास करना। एडवर्स ओपिनियन यानी कि स्टेटमेंट्स जो हैं आपके, वो प्रेजेंट नहीं कर रहे बिल्कुल भी फेयरली, या मटेरियल नॉन कंफर्मिंग। डू नॉट रिलाई ऑन स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है भैया यहाँ पे। और डिस्क्लेमर यानी ऑडिटर अनेबल है टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, क्योंकि मेरे पास चीजें डिस्कस ही नहीं की, मैं मैनेजमेंट से मांग रहा हूँ कि मुझे इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दो तभी मैं ऑडिट कर पाऊंगा। मैनेजमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, मैनेजमेंट इज नॉट रिप्लाइंग, मैनेजमेंट ने ऑडिटर से बात करने से मना कर दिया, तो ऑडिटर क्या करेगा? भैया मैंने कुछ नहीं ऑडिट किया, मैं इस पोजीशन में हूँ ही नहीं कि मैं ओपिनियन दे पाऊँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है। गलती है तो कहाँ है, कि गलती अगर है तो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है फॉर एग्जांपल। सो इनसफिशिएंट एविडेंस के टाइम पे जब ट्रस्ट आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि भैया क्या आइए आपके पास डिस्क्लेमर ओपिनियन आइए। सो अनक्वालिफाइड इज क्लीन चिट रिपोर्ट, जस्ट गो ahead, rely on the statements, everything is fine, perfectly fine, free from any material misstatement and omission and errors. You can just go ahead and एनालाइज दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड के अंदर सब्जेक्ट टू दिस है, बाकी सब ठीक है, बट मेरे हिसाब से कुछ कुछ चीजें ये होनी चाहिए थी, बट सब्जेक्ट टू दिस एवरीथिंग इज फाइन। एडवर्स के अंदर नो नो नो, गड़बड़ है, गड़बड़ है, फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है, इट जस्ट अ क्रॉस, तो हम बोलते हैं कि आप रिलाई नहीं करोगे इन स्टेटमेंट्स के ऊपर एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। डिस्क्लेमर के अंदर तो भैया मेरे को कुछ मिला ही नहीं है, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, आप बिल्कुल रिलाई मत करो मत करो मत करो, दे आर द क्या बोलते हैं, सब खराब है यहाँ पे। अब उसके अंदर मैनेजमेंट ओपिनियन क्या होता है? जब ओपिनियन स्ट्रक्चर हम ड्राफ्ट करते हैं सबसे पहले बोलते हैं कि इट्स अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो इंटरनल कंट्रोल और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर ड्राफ्ट ढंग से करें। इट्स अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ थिंग। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, जब ऑडिटर अपनी ऑडिट करता है तो ये चीजें आती है ओपिनियन के, ओपिनियन स्टेटमेंट जब आती है प्रॉपर। उसके बाद हम बोलते हैं कि जनरल अकाउंटिंग ऑडिट स्टैंडर्ड्स को मैंने फॉलो किया है, उस बेसिस पे मैंने ऑडिट किया है। साथ में ओपिनियन जब ड्राफ्ट करते हैं तो स्टेटमेंट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विद द रीजनेबल एस्टिमेट्स। उसके बाद जब ऑडिटर रिपोर्ट आती है, अब ऑडिट रिपोर्ट भी देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट भी मिल जाएगी, इसी हिसाब से फ्रेम किया गया होगा कि सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, मेरी जिम्मेदारी एज ए ऑडिटर ये थी कि मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिसाब से फॉलो करके मैंने ऑडिट किया है, प्रोफेशनल ओपिनियन मैंने स्टेटमेंट्स को देखते हुए दिया है। और अगर मुझे कुछ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देना पड़ेगा, जैसे हमने देखा, अभी हमने देखा था कि 7 ऑक्सले एक्ट के अंदर ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू कमेंट ऑन द इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस, तो हम इंटरनल कंट्रोल ओपिनियन के ऊपर देखते हैं कि हम वो सेपरेट आउट भी अलग से आप अपनी एक रिपोर्ट इशू कर सकते हो ऑन द इंटरनल कंट्रोल, या उस आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ की ऑडिट मैटर्स लगे थे कि हाँ दीज आर द समथिंग सम ऑफ द अनयूजुअल थिंग जो मैंने फेस करी व्हाइल डूइंग द ऑडिट, तो वो की ऑडिट मैटर्स के अंदर आप बता सकते हो। जब इंटरनल कंट्रोल की बात करता हूँ, एज अ डेफिनेशन व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल? सो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस जो कंपनी ने इंप्लीमेंट किए हुए हैं अपनी सिस्टम्स के अंदर, जस्ट टू सी कि जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी से काम हो, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, उन चीजों को प्रोसेस को डिजाइन किया गया और इंप्लीमेंट किया गया है, उनको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। अब हम बात करते हैं आईएफआरएस और गैप। आईएफआरएस और यूएस गैप के अंदर मैं बोला कि दो प्रोसेस हैं, दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग कंट्री ने, मतलब एक यूएस कंपनी, यूएस जो है वो यूएस गैप फॉलो करती है, और जो बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो नॉर्मल अलग कंट्रीज अदर देन यूएस, वो आईएफआरएस फॉलो करती हैं। क्या दोनों सेम है? मोस्टली। क्या एग्जैक्टली सेम है? नो, कुछ ना कुछ कार्व आउट्स होने वाले हैं। आईएएस भी, जो हमने अभी पहले भी देखा था, अभी स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, आईएएसबी की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बोलो। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और यूएस गैप किसने फॉलो इंप्लीमेंट किया है? कौन है इसका स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी? एफएएसबी, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेटिंग बोर्ड। आईएफआरएस और यूएस गैप में चीजें कुछ ना कुछ हो सकती हैं। अप्रोच, ये प्रिंसिपल अप्रोच फॉलो करता है, ये रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। जैसे मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात की तो यूएस गैप क्या बोलता है कि आप सारे मेथड यूज कर सकते हो, और आईएफआरएस बोलते हैं कि भाई लीफो अलाउड नहीं है, बाकी सब आप कर सकते हो। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट हम जैसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई न्यू प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ, अभी रिसर्च स्टेज पे था, अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, ठीक है, तो आईएफआरएस क्या बोलता है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, मे बी कैपिटलाइज। अब सुनो, आईएफआरएस ये नहीं बोलता कि डेवलपमेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज, नो,
आईएफआरएस बोलता है कि कैपिटलाइज्ड जो डेवलपमेंट कॉस्ट है कैन बी कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, सर्टेन क्राइटेरिया। वो फुलफिल करोगे आप कैपिटलाइज करो, नहीं तो आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा। यूएस क्या बोलता है कि हमेशा एक्सपेंस में ही जाएगा भैया, मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें होंगी, तो यही चीजें हैं जो अगर किसी कंपनी ने यूएस गैप फॉलो किया था, किसी कंपनी ने आईएफआरएस फॉलो किया था, तो स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी बिफोर एनालाइजिंग और कंपेयरिंग द थिंग्स। उसके बाद जब हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो गाइडलाइंस कुछ अपनी है, सेगमेंट रिपोर्टिंग की इनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी सब आपने बता दिया। ना मूविंग फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के एनालिस्ट के लिए ना, बस 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 होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, बस थोड़ी देर और, 2-3 मिनट और, नॉट मोर देन, नॉट विल नॉट मोर 5 मिनट्स। चलो, जब मैं इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की बात करता हूँ एनालिसिस के लिए, तो मैंने बोला अब तक हमने क्या देखा, मैंने बोला कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, बैलेंस शीट, पी एंड एल, सी एफ एस, सौ की नोट्स भी जरूर देखने हैं जो 100% ऑडिटेड होते हैं, 100% ऑडिटेड होते हैं फुल। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देख लो भैया, मैनेजमेंट ने अपनी जो कमेंट्री पास कर रखी है वो भी देख लो, वो अनऑडिटेड हो सकती है, मतलब कुछ पार्ट ऑडिटेड हो सकता है, वैसे अनऑडिटेड रहेगी। ठीक है, ये सब देखने के बाद ऑडिटर की रिपोर्ट भी देखनी है। सेगमेंट रिपोर्टिंग में आप देख सकते हो कि अलग अलग कौन सी सेगमेंट अच्छी कर रही है, कौन सी सेगमेंट वीक कर रही है, वो सब देख सकते हो। ऑडिटर की रिपोर्ट भी देखनी है कि भैया ऑडिटर ने क्लीन चिट दी है या क्वेश्चन मार्क लगा दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर तो कर रहा हूँ, बट वो क्या ठीक है वो ट्रू है या नहीं है, वो सब देखने के लिए ऑडिटर रिपोर्ट देख लो। ठीक है, ये प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी ने, वहां से पता चल जाएगा। क्या मैं खाली इसको रेफर करूँ? नहीं, क्योंकि मुझे अगर इंडस्ट्री के साथ रेफर करना है, मुझे इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करना है, तो मैं दूसरे सोर्सेज पे भी जाऊंगा। ओपन मार्केट में क्या बात चल रही है कंपनी को लेके, जो मैं छोड़ रहा हूँ बाय एनी चांस। नॉर्मल क्या कोई जो दूसरे अगर कोई वेंडर्स हैं या कोई दूसरे जो ओपन मार्केट में प्लेयर्स हैं, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट इशू कर रखी है इस कंपनी के लिए? मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, क्या जो कंपनी की अर्निंग्स कॉल होती है, अब आपने सुना हो, नॉर्मली अगर अर्निंग्स कॉल नहीं सुनी तो एक बार सुनना कभी। अर्निंग्स कॉल के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स आते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं, कंपनी रिप्लाई करती है, तो यू गेट टू नो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल अगर डिस्कस हो रहे हैं, कोई अर्निंग्स कॉल हो रही है, तो वहां से पता चलता है, आपको पता चलता है कि कंपनी का एस्पेक्ट क्या। तो मैं वो देखूंगा कोई कंपनी ने प्रेस रिलीज करी है कि नहीं करी। ठीक है, कोई कंपनी ने अभी कोई सेमिनार इंट्रोड्यूस किया है, वो अटेंड करो कि कंपनी अपने बारे में बता रही है, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बता रही है, वो होना चाहिए। कोई नॉर्मल किसी फॉर एग्जांपल शेयर खान हो गया, दूसरे जो भी मार्केट में प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने कोई अपना रिकमेंडेशन रिपोर्ट दी, अगर आपको पढ़ रहे हैं तो वो पता होना चाहिए, वो एक बार रेफर कर सकते हो आप। कोई गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है, कोई नॉर्मल एक इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट निकली थी जिसके अंदर कंपनी के बारे में भी डिस्कस हुआ है, कंपनी एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितना वीक परफॉर्म कर रही है, कितना कॉम्पिटिटिव है, नहीं है, या कोई और मार्केट में नया प्लेयर इंट्रोड्यूस हुआ है और अब उसके फाइनेंशियल या उसकी चीजें इतनी स्ट्रांग है कि कंपनी के ऊपर रिस्क है कि आगे जाके इतना परफॉर्म अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो सब चीजें। सो दीज आर द थिंग्स जो आप रेफर करने वाले हो। तो इश्यूअर सोर्सेज हम जब बोलते हैं कि कंपनी ने कुछ ना कुछ अपनी साइड से जो डॉक्यूमेंट्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप उनको रेफर करोगे। फॉर एग्जांपल अर्निंग कॉल, प्रेस रिलीज, कोई मैनेजमेंट के साथ अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई है तो वो आ जाएगा। एंड हॉक रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपकी इवेंट्स हुए हैं वहां पे जाके आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी भी, अब ये अनलाइकली टू बी ऑडिटेड, ये ऑडिटेड नहीं होंगी ऑब्वियसली बात। और उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से हमें क्या मिल सकता है? थर्ड पार्टी से मुझे इंडस्ट्री की रिपोर्ट मिल सकती है, कोई जर्नल में जिसकी बात हो रखी हो, गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक, मीडिया सोर्सेज, सोशल मीडिया में क्या बात चल रही है। ठीक है, प्रोप्राइटरी थर्ड पार्टी के अंदर एनालिस्ट की रिपोर्ट मिल सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूमबर्ग फैक्ट सेट रिपोर्ट जो आपको मिल सकती है, वो ब्लूमबर्ग या जो भी होता है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद प्राइमरी रिसर्च यानी कोई मिशन स्टडीज है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीजें आपको रेफर करनी पड़ेगी अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बार फटाफट इस रीडिंग को फटाफट से एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने रीडिंग 27 में क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एनालिसिस क्यों करना है, कैसे करना है, अगर करना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं गैदर करूंगा, एडजस्टमेंट्स करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएफआरएस और यूएस गैप के अंदर कुछ ना कुछ कार्व आउट्स हैं, उन चीजों को एक जगह स्ट्रीमलाइन सेम पेज पे लाके फिर मैं अपनी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। मैं ग्राफ करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, रेशियोज लगाऊंगा, सब देखने के बाद अपनी इंटरप्रिटेशन करूंगा। इंटरप्रिटेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, और रिपोर्ट के अंदर चीजें मॉडिफाई हो सकती हैं, जैसे जैसे मुझको डेटा मिलता रहेगा उसके अंदर चीजें अपडेट होती रहेंगी। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, कंपनी बनाती है। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है कि मैं एनालाइज करता हूँ अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल बाय करना है, सेल करना है, क्रेडिट डिसीजन लेना है कंपनी को, मुझे क्रेडिट रेटिंग देनी है, रिस्क असेसमेंट करना है कि कंपनी कितना सही कर रही है, कितना नहीं कर रही, सब देखने के लिए। तो कंपनी कितने जनरेट कर पा रही है प्रॉफिट, कितना सस्टेनेबल है, कितने कैश फ्लोज हैं,
क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कंपनी में सर्वाइव कर पाएगी, मार्केट में इतना कंपटीशन है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, वो सब देखा। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, जब स्टैंडर्ड सेटिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास एफएएसबी भी है और आईएएसबी भी। एफएएसबी ने क्या यूएस गैप की, आईएएसबी ने क्या किया, आईएफआरएस की है। उसके बाद हमने बात की सर्वन ऑक्सले एक्ट की, जो कि बात करते हैं प्राइमरी एनरॉन स्कैम के बाद आया था। उसके अंदर हमने बोला कि ऑडिटर की कुछ जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारी है और इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स को भी ध्यान में रखोगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं। मेन चीजें हो सकती हैं कि कोई लीगल एक्शन तो नहीं है, कुछ बैलेंस शीट आइटम तो नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, कोई मेरी assumption, अकाउंटिंग assumption, एस्टिमेट्स क्या क्या हो सकते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग, अलग अलग सेगमेंट अगर मुझे देखना है कि कौन सी सेगमेंट अच्छा कर रही है, कौन सी सेगमेंट अच्छा नहीं कर रही, तो सेगमेंट रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, इसको भी रेफर करेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जिसको हम बोल सकते हैं मैनेज क्वेश्चन एंड एनालिसिस, एमडीए को भी आप रेफर करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने भी कुछ ना कुछ बताया होगा, एंड दिस मे बी अनऑडिटेड। ऑडिट रिपोर्ट को भी आप रेफर करोगे कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप रेफर कर रहे हो, मैनेजमेंट के जो बातें आप रेफर कर रहे हो, क्या वो ठीक है, क्या वो सच है, या मैनेजमेंट भी करप्ट है, मैनेजमेंट ही बेकार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीजें आप देखोगे तो उसके लिए तीन तरीके से चीजें चार तरीके से चीजें हो सकती हैं मेनली। दो ओपिनियन होते हैं, वन इज द अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड वन इज द मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरीके से हो सकते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। मॉडिफाइड सब्जेक्ट टू, एडवर्स खराब है, ट्रू प्रेजेंटेशन नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंटेशन नहीं है, आप बिल्कुल क्रॉस है हमारे लिए। और डिस्क्लेमर की जब बात करते हैं, डिस्क्लेमर यानी कि मेरे पास इतने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस है ही नहीं कि मैं अपना कुछ कमेंट दे पाऊं। तो ये बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद फ्रेमिंग कैसे होती है वो देख लिया हमने कि ऑडिट मेथड्स में बता सकते हो। आईएफआरएस और यूएस गैप के अंदर कुछ ना कुछ कार्व्स आउट है, वो हम आगे रीडिंग्स में भी देखने वाले हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या खाली इन चीज़ों पे रेफर नहीं करना, बाहर की चीज़ों में बाहर भी निकलो। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, जब हम जॉब करते हैं, जब भी हम मार्केट में निकलते हैं तो और चीज़ें पता चलती हैं। ऐसे ही खाली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खाली वो डॉक्यूमेंट रेफर करने से कुछ नहीं होगा। आपको बाहर की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, दूसरे मार्केट प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ क्या चल रहा है, कंपनी की अर्निंग्स कॉल में क्या डिस्कस हो रही है, कोई किसी ने अगर ट्रेड जर्नल में कोई बात हो रही है कंपनी को लेके, उस इंडस्ट्री को लेके, तो वो सब चीजें आपको रेफर करनी पड़ेंगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड रिकमेंडेशन आप प्रॉपरली ढंग से दे पाओगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आपको लेना है वो तभी ले पाओगे। So this was all about in this reading number 27. We have done this reading and we have took almost 35 minutes, ज़्यादा नहीं लगा। 25 की जगह 35 मिनट्स लगे, तो कि हम डीप डाइव इन किया, थोड़ा सा वापस से मैंने चीज़ों को रेफर कराया, रिवाइज भी किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट रीडिंग नंबर 27। एंड वापस से ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स वी वर नॉट एबल टू कंटिन्यू द लेवल 1 समरी वीडियो सीरीज। काफ़ी टाइम हो गया, अब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो एंड जस्ट मेक श्योर आप अच्छे से रिवाइज करो इसको एक बार। और जैसे मैंने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप है एक बार डाउनलोड कर लेना किसी भी कंपनी के, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना कि जो हमने चीज़ें पढ़ी क्या वो वहाँ इन प्लेस है, क्या वो ऐसी ही दिखती हैं, आपको एक्चुअली में लगेगा कि हाँ इस चीज़ों का हमें रेफर करना चाहिए। यू विल बी एबल टू रिलेट मोर। ठीक है, चलिए जी, आप पढ़ाई करते रहिए। अब नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।